आप यही ना कहना चाहते कि दलित मर रहा था मरता रहे, आपका कानून आपका प्रशासन सुनता रहे। नमस्कार, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं जनहित संदेश। दोस्तों, आज हमारे बीच में फौज से रिटायर्ड हमारे बीच में फौजी साहब शिव कुमार जी हैं, जो भारतीय फौज में रह करके बहुत दिन तक ये अपनी सेवा दिए हैं और आज भी इनके जीवन में वो तमाम चीज़ देखे जाते हैं, देशभक्ति से लेकर के देश के प्रति स्नेह, समर्पण, डेडिकेशन, एवरीथिंग सब कुछ इनमें देखा जाता है। सर, सबसे पहले तो हम आपको जय हिंद कहते हैं, इसलिए कि भाई आप देश के प्रति समर्पित आप लोग हैं। लेकिन एक सवाल ये है, आप फौज से जुड़े हुए हैं, शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, आपके जीवन में भी अनुशासन बहुत रहा होगा और हाल ही फिलहाल में डीजीपी साहब बिहार के हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। आपको मालूम है कि बिहार में किस प्रकार से दलितों के ऊपर शोषण, जुल्म, अत्याचार होता है। एक जानवर तक के शर्मा जाती है, वो भी शर्मिंदगी का यह एहसास करती है, परंतु बिहार के डीजीपी को इस शर्म नहीं आता है। बिहार के डीजीपी बेहयाई को, हद को पार करते हुए, आपको तकलीफ शायद हो रही होगी क्योंकि आपके विभाग के हैं, लेकिन फिर भी हम ये बात कहना इसलिए मजबूरी है कि कहते हैं कि अगर कोई भी थाना एससी एसटी मामले में फर्जी केस दर्ज करेगा तो उस थाना के ऊपर कार्रवाई होगी। अब आप ये बात बताइए कि एफआईआर दर्ज किए करने से पहले ही आपको कैसे पता चल जाएगा कि ये फर्जी है कि असली है? सबसे पहले सर, जय भारत, जय संविधान। और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सर, लॉ एंड ऑर्डर, बेल्ट की नौकरी जो करते हैं उनके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होती है। वो जो बोलते हैं, वो जो आदेश देते हैं, उसको उस जनता, वो प्रदेश की पूरी जनता सुनता है, चाहे वो गरीब वर्ग से हो चाहे अमीर वर्ग से हो। जातिवाद की बात मैं यहाँ नहीं बोलूँगा सर। यदि वो डीजीपी जी को मालूम होता कि वो एससी एसटी एक्ट डीजीपी जी ने नहीं बनाए थे, देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर कि भारत में दलित आज़ादी के 77 साल 78 साल बाद भी वही हालत में जी रहे हैं जो पहले था। तो क्या डीजीपी जी अपने आंख पे पट्टी बांध कर रखे थे? अगर कोई दलित एससी एसटी केस करने जा रहा है थाने में, तो मैं दावे के साथ कहता हूं डीजीपी साहब आप सुन लीजिए कि वो एससी एसटी व्यक्ति पागल नहीं है जो थाने गया है, क्योंकि ज्यादातर दलित समाज गांव में बसता है, देहातों में बसता है, क्योंकि जो शहर के दलित थोड़ी बहुत आगे निकल चुका है, उन पे किसी की हिम्मत नहीं आके दिखाने की। शोषण कहाँ हो रहा है? गांव में। गांव के दलित अभी भी समाज से कटा हुआ, पढ़ा लिखा कम है। उनको यह पता नहीं होता कि मुझे एससी एसटी करना है, वो साथ थाने पहुंचता है। मैं वो थानेदार को धन्यवाद देना चाहूंगा जो डीजीपी की बात को कह रहा है। डीजीपी धमकी दे रहा है ना डीजीपी साहब कि यदि आप एससी एसटी के बिना वेरीफाई किए लेते हैं तो आप सस्पेंड हो गया। तो मैं डीजी साहब से पूछता हूं, इसका मतलब आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं? आपके लिए सुप्रीम कोर्ट जीरो है। आप ये निर्णय लेने वाले कौन होते हैं कि पहले थाना वेरीफाई करे तब उसको केस को लो, नहीं तो उसको मैं सस्पेंड करूंगा। तो ये मैं बता दूं डीजीपी साहब को कि डीजीपी साहब, भारत का ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में न्यायपालिका भी एक चौथी स्तंभ जो मजबूत स्तंभ है, और उसका कर्तव्य बनता है कि भारत में यदि कमजोर वर्ग, दलित वर्ग के ऊपर शोषण हो रहा है तो वह आदेश दिया था कि नहीं, शोषित वर्ग का एफआईआर का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो भाई ये तो लेना ही का हक बनता है ना थाने का। और डीजीपी साहब आप भी सुन लीजिए, आपको लेना पड़ेगा। आप ये बयान वापस लीजिए कि भाई जो थाना एफआईआर नहीं लेता है तो उसके ऊपर सस्पेंड करेंगे बिना वेरीफाई के। तो वेरीफाई करने वाला आप कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन थाना को तो दोबारा जो है, फिर उन्होंने दोनों रूप से थाना को इस प्रकार से जकड़ा है, फिर दोबारा उनका स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी थाना एससी एसटी केस में लापरवाही करेगा तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। एक तरफ से लापरवाही ना करने के लिए कहते हैं और दूसरी तरफ से कहते हैं कि अगर फर्जी केस हो गया तो भी सस्पेंड होना है। अब इस स्थिति में थानेदार को क्या करना चाहिए? मैं बताता हूं सर, इस पर एक छोटी सी। सर, गया के चुनौती में एससी एसटी थाना है, वहां हमने एक केस भेजा टनकुप्पा का। जो केस करने गया फरियादी दलित व्यक्ति था, एक जादव के खिलाफ। एससी एसटी थाना केस लेता है और जो उनका स्थानीय थाना टनकुप्पा था, उसके कहने पर एससी एसटी के थाना का जो दरोगा था, उस व्यक्ति को
6 व्यक्ति के साथ अंदर कर देता है और यह कहता है कि आप यहां बैठिए, हम टनकुप्पा से पूछ रहे तब आपको हम लेंगे। तो मैं पूछता हूं डीजीपी साहब, आपका थाना जो चंदौती एसीटी थाना आपका नहीं है, वो थाना आपका नहीं है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि SC/ST केस वेरीफाई करके लेना, एक तरफ कह रहे हैं कि भाई फर्जी निकला, यही ना कह रहे हैं, तो भी नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब यही ना आप कहना चाह रहे हैं कि आप ना ले ना करें, यानी दलित मर रहा है मरने दे। मैं पूछता हूं आपसे कि पूरे बिहार का लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? आपके पास है। आपका पुलिस करके रहा जो दलित के पास अत्याचार हो रहा था, और जो करने वाला वर्ग था उसको नहीं दिख रहा था लॉ एंड ऑर्डर। इसका मतलब आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं, यानी दलित पर जो अत्याचार उसको बढ़ावा ना दे रहे हैं आप, कि ताकि भाई समाजवादी लोग, शोषक लोग दलित को सता दे रहे हैं, और उसमें आपका भी यहाँ है, आपका भी यहाँ है ना। फौजी साहब, आज तक हमने कभी नहीं सुना है कि कोई दलित आदमी, कोई स्वर्ण मानसिकता वाले, कोई फॉरवर्ड क्लास के आदमी के सिर के ऊपर पेशाब कर दे, उसके मुंह में पेशाब कर दे, उसके बहन बेटियों के साथ में रेप और बलात्कार कर दे, छेड़खानी कर दे, ऐसा नहीं सुना है, जबकि वो मात्र 15% है। इतने परसेंट यहाँ आबादी है दलितों के, लेकिन दलितों के साथ बर्बरता होती है। इस चीज़ को डीजीपी साहब को नहीं दिखता है, और जो इनके साथ में इस प्रकार की जानवर से भी बदतर जो है हालात बनाई जाती है, मारपीट के बावजूद जब ये थाने में जाते हैं तो दलितों को ही बंद किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। इस स्थिति में ऐसे डीजीपी को रहते हुए आपको लगता है कि इन दलितों को न्याय मिल पाएगा? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये होली बीत गया, डीजीपी साहब, ये होली बीत गया, आप घर नहीं थे। इस होली में 16 प्लस दलितों का हत्या हो गया, रविदास जी की मूर्तियां तोड़ के बाहर बघार में फेंक दिया गया। तब डीजीपी का लॉ एंड ऑर्डर कानून काम नहीं कर रहा था। यदि वो समाज, क्या ये होली आपका होली क्या दलित का खून मांगता है, दलित का बलिदान मांग रहा है? आप कहना क्या चाहते हैं? आप यही ना कहना चाहते कि दलित मर रहा तो मरता रहे, आपका कानून, आपका प्रशासन सोता रहे। और आप कहीं ना कहीं, मैं यही बोलूंगा कि आपके हाथ में प्रशासन है, आप उसको मतलब सोने बोल रहे हैं ना, यानी बोल रहे हैं कि दलित पर अत्याचार होता रहे, तुम सोते रहो, ना तुमको हम लेने देंगे ना उस पर कार्रवाई करने देंगे, ये ना कहना। तो मैं आपको बता देता हूं डीजीपी साहब, बिहार में एक अम्बेडकरवादी मंच यानी राजनीतिक दल मनोज भारती जी के तत्वाधान में बन चुका है, जो आपके जैसे डीजीपी जो पकड़ा गया, सटिया गया ना, आपको जाकर सेक्रेटरी को दिखाइए। अगर आपने बेल्ट पहना है और अगर आपने कानून, लॉ और संविधान की कसम खाया, तो आप अपने बयान, ये जो बयान दिए हैं, इस बयान को जितना जल्द से जल्द सुधारिए। और मैं अगर नहीं आप सुधारते हैं तो ये जो समतामूलक संग्राम दल बिहार में जो उदय हुआ पार्टी, वो आपको ये बयान वापस लेने पर मजबूर करके आपको घर भेजने का काम करेगा, क्योंकि आप सटिया गए, आपके पास दिमाग नहीं है। एक तो आपका मुख्यमंत्री सटिया गया है, बयान देना कुछ, बयान दे रहा है कुछ, उसके साथ आप भी पकड़ा गए, आप भी पकड़ा गए ना। आपकी सरकार जो वर्तमान सरकार है, डबल इंजन की सरकार, वो इन दलितों को वोटों पर आया है, ये दलित के वोट पर नहीं उस सत्ता में काबिज है। अब आप उनका ही चमचा, आप उनका ही पालतू कुत्ता बन करके आप भौंक रहे हैं कि भाई आप लो और फिर ना भी करो। अनुसूचित जाति संरक्षण के लिए अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत जो होता है, एक आयोग बनाया जाता है जिसको SC/ST आयोग कहते हैं। फिलहाल कुछ दिन पहले बने थे और कुछ ही दिनों के बाद जो है उसको भंग भी कर दिया गया। इस स्थिति में कभी भी दलितों को बिहार में न्याय जो है ये नहीं मिल पाया है। तो क्या बिहार के लोगों के पास में कोई विकल्प है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब तक यहाँ के दलितों के हाथ में सत्ता नहीं होगी, जब तक वो सत्ता में नहीं पहुंचेंगे, जब तक मास्टर चाबी इन दलितों के पास में नहीं होगा, तब तक इनको न्याय कोई देने वाला नहीं है। आप इसको किस रूप में देखते हैं? सर, आपने क्वेश्चन बहुत बढ़िया कि इसकी व्याख्या तो लंबी हो जाएगी सर, बट मैं शॉर्ट में कहता हूं कि भारत देश में कोई बहुजन नेता, दलित का नेता चमकता हुआ सितारा मानवर कांसी राम साहब कहे थे, जाओ दीवारों पर लिख दो मुझे यहाँ का शासक बनना है। मैं इस पर स्पष्ट कर दूं सर कि जब तक बहुजन का, यानी जो बोलते हैं 85 का मूल निवासी का, या मैं स्पष्ट कर दूं सर, जब तक बिहार के राजनीति के साथ साथ भारत की राजनीति में मानवर कांसी राम साहब के कथन को अगर सत्य नहीं करता, यानी सत्ता के चाबी उनके हाथ में न लेता सर, तब तक दलितों पर शोषण होता रहेगा। रही बात बटने की करने की, तो मैं बोल दूं सर, ये हमारे माननीय मनोज भारती जी ये बटने और कटने पर स्पष्ट बात बोलते हैं सर, कि मायने रखता है कि पार्टियां कितनी है और पार्टी का नेता कौन है। वोट पार्टी पर नहीं बढ़ती है, वोट नेता पर मिलता है। तो मैं कह दूं डीजीपी साहब कि बहुत दिन अब नहीं है कि जो आप इस दलितों को कार्रवाई को आप रोक सके। क्यों? कि इसके कारण मैं बोला, व्याख्या लंबी होगी सर। अभी जो बिहार में कुछ पार्टियां नई बुलबुले की तरह उगा है, उनको क्या जरूरत है भाई दलितों को ही बस्ती में भीम समाप्त करने की?
भीम पंचायत करने की, भीम क्लब करने की, भीम बात करने की? तुम हमको सिखाएगा कि हमको क्या करना है भीम साहब को, बाबा साहब के ऊपर? तुम अपने बस्तियों में सिखाओ। मैं पूछता हूं उन मनुवादियों नेताओं से और कठमुल्लो नेताओं से, कठमुल्लो पार्टियों से, कि जब चुनाव आता है तो तुमको बाबा साहब याद आता है? तुमने कितने बार बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती मनवाया है? और जब चुनाव आ जाता है तो तुमको याद आता है बाबा साहब, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो तुम उन्हीं बाबा साहब का शब्दों से अपमान करता है। हमारे एक तड़ीपार गृह मंत्री है, बोला अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये नाम लेते रहते हैं, इतना भगवान का नाम लेता तो स्वर्ग चला जाता। मैं पूछता हूं तड़ीपार से, तुम्हारे ऊपर कानून देशद्रोह का लगा हुआ है और तुम गृह मंत्री बन के बैठे हुए हो, तुम्हें मैं पूछता हूं कि तुम्हारा कितना खानदान स्वर्ग चला गया भगवान का नाम लेने से? क्या इसका स्पष्टीकरण तुम दोगे? तुम मत भूलो कि उन्हीं के कानून, उन्हीं के संविधान बनाए हुए भारत का संविधान है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और यह भी कह दूं, उन्हीं का हक लेकर तुम बने हुए तुम्हारा प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री स्पष्ट कर दूं ओबीसी समाज से आते हैं। हमारे नीतीश बाबू ईबीसी समाज से आते हैं, उन्हीं के देन से मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए और रह चले बाबा साहब को अपमान करने के लिए। तो मैं बिहार के तमाम बहुजन समाज से, दलित समाज से यह कहूंगा कि अब समय आ गया है इनको सत्ता से बाहर फेंकने की। क्यों? कि जिनका सत्ता नहीं होता, जिस समाज का नेता नहीं होता, उसकी समाज पिटाता, मराता, कुटाता। एक आखिरी सवाल फौजी साहब ये मेरा है, बिहार में दलितों की भी पार्टियां हैं, जैसे जीतन राम मांझी की पार्टी है, रविदास समाज की पार्टी के रूप में बहुजन समाज पार्टी को भी लोग लेते हैं, चिराग पासवान की पार्टी, ये सब कहा जाता है कि दलितों की पार्टी, अनुसूचित जाति की पार्टी है। लेकिन ये सारे लोग यहाँ दलित को ही एक प्रकार से गुलाम और बंधुआ बना करके रखे हुए हैं। उन पार्टियों को रहने के बावजूद भी यहाँ के दलितों को आज तक के कभी न्याय नहीं मिला। इन पार्टियों को आप किस रूप में देखते हैं और इन पार्टियों के समर्थन करने वाले लोगों को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात आपने पूछा सर। मैं तो इस पर चर्चा बार बार करता हूँ कि भाई मुझे अगर संभालना हो तो कितना समय चाहिए आपको? आपने मेरा 44 साल खा गया। मैं बार बार बोलता हूं सर कि बिहार के दलितों को संभालने के लिए समता मूलक संग्राम दल से पहले भी अनेक पार्टियां हैं जो दलित के नाम पर वोट बैंक के कुर्सी पर पहुंचा भी। जीतन राम मांझी जी हो, चाहे चिराग पासवान जी तो कल आए हैं सर, मैं उनके पिताजी को कह देता हूं, रामविलास पासवान जी हो, या तो आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी हो, चाहे तो नीतीश बाबू हो, सर तमाम झारखंड तमाम नेताओं से कहता हूं सर कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि जो आप दलित के नाम पर पार्टियां बनाते हैं, दलित के वोट बैंक लेते हैं और सत्ता में जाने के बाद अब दलित का ही शोषक बन जाते हैं। मैं उन महान क्रांतिकारी विचार सहित, अमर शहीद जगदेव बाबू जी को याद करना चाहूंगा। उन्होंने बोला था कि मेरी संख्या बल के बगैर तुम सत्ता में पहुंच नहीं सकते हो, लेकिन तुम्हारी संख्या बल के बगैर मैं सत्ता में पहुंच सकता हूं। मैं बिहार के तमाम दलित बहुजनों से आह्वान करना चाहूंगा, वो समय आ गया जगदेव बाबू के कथन को सत्य करने की, कि आप जगदेव बाबू के कथन पर चलिए और बिहार के सत्ता, ये जो दोगले चेहरे वाले हैं, ये जो डबल चेहरे वाले हैं, जो हमारे नाम पर पिछले 44 साल से शोषण करें, इनको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए। हमारे मानवर कांसीराम साहब बोले थे कि कांग्रेस एक नागनाथ एक सांपनाथ। मैं ये नहीं कहूंगा सत्ता के चाबी वो भी पहुंचे थे, परंतु मैं कहना चाहूंगा कि वो जब बोले थे बात तब समय कुछ और था, अभी समय कुछ और है। हम ये दोनों को नकारना पड़ेगा भाई। संख्या ये दोनों को नकारना पड़ेगा तो किसके साथ जाना? बिल्कुल, ये दोनों को नकारना पड़ेगा। और हमें, मैं यही कहूंगा, यहाँ बहुजनों की जो समता मूलक संग्राम दल अभी उदय हुआ, एक अम्बेडकरवादी सोच के साथ बिहार के नहीं पूरे भारत के तमाम पर एक गठन करके सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। तो समता मूलक संग्राम दल के आने के बाद यह समता मूलक संग्राम दल में लोगों को शामिल होना चाहिए और उसी के हाथ को मजबूत करना चाहिए, इसी को पॉलिटिकली रूप में सपोर्ट करना चाहिए। शायद आप ये करें कि अम्बेडकरवादी के नाम पर अनेक पार्टियां बनी, लेकिन उनका मिशन, सिद्धांत और गरीबों का उत्थान ये पूरा अधूरा है। समता मूलक संग्राम दल ये दावा करता है, यह स्पष्ट कर दूं कि समता मूलक संग्राम दल दावा करता है कि जो बाबा साहब के नाम पर छोटा खोख लेकर के पिछले 44 साल, मैं 44 साल इसलिए बोल रहा हूं कि बिहार में तमाम पार्टियां जो बहुजन के नाम पर बनी लगभग 44 साल, 40-44 साल, तो मैं उनको एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं कि 2025 की लड़ाई आपके सामने होगा और बिहार में समता मूलक संग्राम दल के रूप में एक मजबूत अम्बेडकर पार्टी बनेगा जो समता, समानता, बंधुत्व की बात करेगा और समाज की अगुवाई करेगा। और ऐसे ऐसे पार्टी हैं डीजीपी को कंट्रोल में लगाम लगाएगा और तब बिहार के दलितों को भाई सत्ता मेरे हाथ में होगा दीजिए ऐसे डीजीपी को तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। सत्ता मेरे हाथ में, डीजीपी बोलेंगे नहीं। डीजीपी बोल रहे इसलिए ना कि सत्ता इनका दलाल है, तभी तो डीजीपी बोला डीजीपी इनका दलाल है। ये चाह रहे हैं कि मैं कुछ भी बोलूं, किसी कीमत पर इनको दबा दिया जाए। अभी वर्तमान समय जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, किसी भी कीमत पर दलितों के वोट का गोलबंद किया जा रहा है। अभी एक नया पियक्कड़ पांडे आए हैं,
वो कह रहे हैं कि मैं बिहार बदलूंगा। पियक्कर पांडे मतलब? पियक्कर पांडे मतलब पीके। अच्छा, प्रशांत किशोर को। अच्छा अच्छा, जो आप समझिए सर। हाँ। पीके आया है, मैं उनके उदाहरण मैं ऑनलाइन नहीं बोलूंगा, लेकिन स्पष्ट करूंगा कि वो जो बिहार के जो जनता के बीच में जो काम कर रहे हैं वो लोकतंत्र की हत्या है। भाई हमारे महान नेताओं में ठीक है भाई, लोकतंत्र है और राजनीतिक पार्टियां हैं, एक दूसरे का विरोधाभास होता है, लेकिन जितने मेरे पार्टियां थी, जितने मेरे नेता थे जो समाजवाद के पुरोधा थे, सभी ने सभी वो जन नेता थे। प्रशांत किशोर को मैं कह देना चाहता हूं, आप जन नेता नहीं, आप लोकतंत्र के हत्यारा है। ये कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र पर धब्बा है कि आप पैसे से खरीद रहे। भाई ये भारत एक गरीबों का देश है, भारत एक किसी प्रधान देश है, भारत गांव का देश है। तो आप गांव की तरफ चलिए, आप गांव के विकास करिए। आपके पास कहां से करोड़ रुपया आ गया? जब बिहार में बाढ़ आया तब आपकी कहां थी नींद? जब छपरा में 80 लोग दारू पी के मर गए तब कहां थे आप? और आप करोड़ों रुपए खर्च के एक दिन में, आपकी गाड़ियां पैसों के बल पर दौड़ रही है, आपका कार्यकर्ता पैसों के बल पर दौड़ रहा, आप गली गली एक एक आदमी को पैसे लेके खरीद रहे हैं। ये राजनीति का वो है। मैं कह देना चाहता हूं अभी सरकार को, जो वर्तमान सरकार है और जो केंद्र सरकार भी, कि कहीं ना कहीं ये पियक्कर पांडे प्रशांत के लोकतंत्र के लिए धब्बा है। आप पैसे के बल पर लोकतंत्र स्थापना करना चाह रहे हैं। पैसे के बल पर लोकतंत्र स्थापना होता है तो फिर जो हमारे समाजवाद के नेता थे, इसका मतलब उनको लोकतंत्र नहीं आता था, उनको राजनीति नहीं आती थी। ये पियक्कर पांडे सुन ले, ये बिहार में तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि बिहार का एक बहुजन का बेटा, एक अम्बेडकरवाद का बेटा मनोज भारती के रूप में बिहार में आ चुका है, जो आने वाला समय में बिहार 2025 में अम्बेडकरवाद सरकार की स्थापना करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब, और आप सभी लोगों को, सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देता हूं। आपको से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कोई भी इस चैनल पर पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और आप अपना कीमती कमेंट जरूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।